Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture of various types of revenue. So in the last lecture we discussed about what is revenue, what are the two types of revenue, in which we discussed about the total revenue and the average revenue. बट जब हमने वो लेक्चर खत्म किया था अपना लास्ट वाला, तो मैंने उसमें आपको एक बात कही थी. मैंने कहा था देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द एवरेज रेवेन्यू. सो व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट? हम आज उस चीज को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो हम एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू. ओके, एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू. भी आपको एक चीज बेचने पर कितने पैसे मिलते हैं, यही कहा था. जैसे हमने कहा था कि अगर आपने एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड टीआर बाय क्यू. जैसे हमने कहा था कि सपोज कीजिए कि आपने क्यू यूनिट सेल किए, लेट इट बी आपने 15, तो उससे आपको टोटल रेवेन्यू मिला 300. सो व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू? तो आप बोलेंगे कि 300 न्यूमिनेटर में रख लेते हैं, 15 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो इट इज 20. सो इट्स आवर एवरेज रेवेन्यू. बट अगर आप इसको बहुत ही देसी लैंग्वेज के अंदर सोचें और एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अब एक लेमन क्या कहेगा? ये तो एक इकोनॉमिक्स वाले की भाषा हो गई. अब लेमन क्या बोलेगा? लेमन ये कहेगा कि एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू. अगर आप ये कहते हैं कि आपको एक कमोडिटी सेल करने पर कितने पैसे मिलते हैं, तो कितने मिलेंगे? जितना उसका प्राइस होएगा. बात सिंपल सी है. भी अगर मैं एक यूनिट सेल करता हूं तो एक यूनिट सेल करने पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सिंपल, इट इज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. सो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट about average revenue. that अब वो average revenue का interesting fact क्या है कि किसी भी commodity का जो average revenue होता है that is always equal to the price of that commodity. कि average revenue और price दोनों हमेशा same होते हैं. चाहे देखिए, अगर हम जाएंगे आगे हम जाके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स की बात करने वाले हैं कि ये मोनोपोली होगी, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन होगा, चाहे जो मर्जी मार्केट है. either it's a perfect competition market or it is a monopoly market or it is a monopolistic competition market. जो मर्जी मार्केट है, सारी की सारी मार्केट के अंदर क्या होगा? एक चीज कॉमन होगी कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होगी. जैसे इसको हम अब चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं. कई बार आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर आ जाता है और उसमें आपको ये कहा जाता है कि प्रूव दैट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. तो आपको प्रूव कैसे करना है, ध्यान से. तो अब आपको प्रूव करना है कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, है ना. तो पहले तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है. एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड. ठीक. अब जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो किसके बराबर है? अब टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पुट करो. टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू क्यू. P इज व्हाट? P इज द प्राइस इंटू क्यू. क्यू क्या होता है? यूनिट सोल्ड. भी आपने कितने यूनिट सोल्ड किए, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या पड़ा है? यूनिट सोल्ड. ठीक. यूनिट सोल्ड कैंसल, तो आंसर इज इक्वल टू प्राइस. तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम होता है. ठीक हो गया? बात क्लियर? तो ये इतना सा करना है और आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे. सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखना है एवरेज रेवेन्यू का. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड. उसके बाद क्या करना है? टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पुट करनी है कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा. आपको टोटल इनकम कितनी मिलेगी वो दो बातों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नंबर 2 कि आपने कितने यूनिट सेल किए, तो यूनिट सोल्ड आ गया, डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड पड़ा ही है. यूनिट सोल्ड कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर इज इक्वल टू प्राइस. लाइक अगर मैं ऐसे नहीं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू. P is the price, Q is the unit sold divided by Q. Q and Q cancel, so answer is P.
P is the price. So एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो हमेशा सेम होते हैं, ये याद रखना, ये हमें बहुत काम आने वाला है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद हम कर्व्स बनाएंगे, ठीक है। मैं बोलूंगा एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनाओ। ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि जब हम आगे जाके डायग्राम्स बनाएंगे, डायग्राम में जब हम कर्व बनाएंगे, मैं आपको बोलूंगा कि एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनाओ। तो जब मैं बोलूं ना एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनाओ, चुपचाप उठा के ना उसके प्राइस की कर्व बना देना, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस कर्व सेम, ठीक हो गया ना। तो इस बात का जो है वो हमें ध्यान रखना है। सो ये तो था एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट जो हमारा रेवेन्यू आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, नाम से पकड़ो, मार्जिनल, बहुत बार बात कर चुके हैं। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल मींस द चेंज इन रेवेन्यू। अब चेंज इन रेवेन्यू कब आएगा, ध्यान से सोचो, चेंज इन रेवेन्यू कब आएगा। आप जितने यूनिट सेल कर रहे थे, अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस उतना ही रहे, सपोज कर लेते हैं कि प्राइस उतना ही है, प्राइस नहीं चेंज हुआ। अब आप चाहते हैं कि आपके जो रेवेन्यू है उसके अंदर चेंज आए, जो आपको इनकम हो रही है उसके अंदर चेंज आए, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको चीजें और बेचनी पड़ेंगी। जब तक आप और चीजें नहीं बेचेंगे तो आपके टोटल रेवेन्यू में चेंज कहां से आएगा, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट, यही था। वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो डेफिनेशन ये कहती है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द change in total revenue. Okay, one change one पे, more or less output is sold in the market, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब जितनी आपको इनकम हो रही है वो तो हो रही है। अब आपने क्या किया, when one more or less output, या तो एक चीज आपने ज्यादा बेच दी या आपने एक चीज कम बेच दी, उससे क्या हुआ, आपके टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आया वो क्या है, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। रिपीट करते हैं कि जितने यूनिट आप ऑलरेडी सेल कर रहे थे, आपने क्या किया, उनसे when one more or less output, ठीक है, मतलब या तो एक ज्यादा सेल किया या एक कम सेल किया, तो उससे क्या होगा, आपके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा वो क्या होगा, वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। कैसे, अब बात करते हैं, लेट इट बी कि आपका जो क्यू है, क्यू मतलब जो भी आप यूनिट सेल कर रहे थे ऑलरेडी, वो थे 10 और उससे आपको टोटल रेवेन्यू हो रहा था 100 का, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने यूनिट, नाउ इट्स Q1, आपने सेल किए 11, ठीक। जितने कर रहे थे एक ज्यादा करना है और एक कम करना है, क्योंकि मार्जिन हमेशा 1 मोर और 1 लेस होता है, ठीक। तो अब आपने कर दिए 11। अब जो आपका टोटल रेवेन्यू, मैं इसको TR1 बोल देता हूं, अब आपका जो TR1 है वो है 110। तो आपका आउटपुट जो चेंज आया, चेंज को हम क्या दिखाएंगे, डेल्टा, ठीक। आउटपुट चेंज आया आपका कितने का, 1 का, तो उससे आपके टोटल रेवेन्यू में चेंज आया कितने का, 10 का। सो दिस चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड योर मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब आपने एक यूनिट और सेल किया, ठीक है। कैसे पता लगेगा, Q1 में से Q माइनस कर दो, तो पहले 10 हो रहे थे, अभी 11 हो रहे हैं, तो एक यूनिट और आया, तो डेल्टा Q इज 1, ठीक। उससे क्या हुआ, पहले आपको मिल रहे थे 100, अब आपको मिल रहे हैं 110, तो कितने का चेंज आया, 10 का। सो 10 इज योर टोटल रेवेन्यू चेंज। सो ये क्या है, ये आपका
मार्जिनल रेवेन्यू है। अगर हम इसको अपने पहले वाले फॉर्मूले के साथ भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने लगाया था मार्जिनल प्रोडक्शन में, मार्जिनल कॉस्ट में, वही हम इसमें भी लगा सकते हैं कि अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। ठीक, अब देखो, अब आप यहां पे n की वैल्यू कुछ मर्जी पुट कर दो। लेट इट बी मैं पुट कर देता हूं 11 कि अपने 11th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू n इधर भी पड़ा, n इधर भी पड़ा, इधर n की वैल्यू कितनी पुट करी 11, तो इधर भी n की वैल्यू कितनी पुट होगी 11 माइनस टोटल रेवेन्यू n की वैल्यू कितनी है 11, 11 में से 1 माइनस करो कितना आया 10। सो 11th यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस 10th यूनिट का टोटल रेवेन्यू, तो जो भी आएगा वो आएगा आपका 11th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये था 110, ये था 100, तो चेंज कितने का 10 का। सो दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th यूनिट। अब ये तो निकल गया। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब आप आउटपुट सेल कर रहे थे 10 यूनिट्स, तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा था 100 यूनिट का, और जब आप आउटपुट सेल कर रहे हो Q1 आप सेल कर रहे हो 15 यूनिट की, तो आपका न्यू टोटल रेवेन्यू जो है वो है 180। नाउ कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 15th यूनिट। अब अगर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगे तो क्या होगा, अब ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो क्या चलेगा। अब मुझे 15th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है। सो यहां पे मैं लिखूंगा n की वैल्यू 15। सो यहां पर भी टोटल रेवेन्यू 15 का माइनस टोटल रेवेन्यू 15 माइनस 1 14 का। तो टोटल रेवेन्यू 15 ये तो मुझे पता है 180 माइनस टोटल रेवेन्यू 14 वो तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो 10 का पता है। देखो मुझे या तो 10 का पता है 15 का पता है, मुझे 14 का पता ही नहीं है। इसका मतलब इस केस के अंदर ये वाला आपका फॉर्मूला गया। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम कर सकता है जब आपको कंसीक्वेंट आउटपुट जो है जो आपने सेल की उसका पता हो। मतलब अगर आपको 15 का कैलकुलेट करना है तो साथ में आपको 14 का पता होना चाहिए। अगर आपने 10th का कैलकुलेट करना है तो आपको 9th का पता होना चाहिए। अगर आपने 20th का पता करना है तो आपको 19th का पता होना चाहिए। पर इस केस में हमें या तो 15 का पता है या 10 का पता है, तो ये नहीं लगेगा। अब उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला छोड़ के हम लगाएंगे अपना सेकंड फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू इज डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीआर भी आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया। तो पहले था 100 अभी है 180, कितने का चेंज आया 80 का, डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू आपने जो यूनिट सेल किए उसमें कितने का चेंज आया। पहले 10 कर रहा था अभी 15 कर रहा हूं, तो कितने का चेंज आया 5 का, तो डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज 16। तो दिस इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूलाज होंगे। पहला आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपको कंसीक्वेंट का पता है तो आप ये लगा लीजिए ऊपर वाला, अगर कंसीक्वेंट का नहीं पता इन दैट केस आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपना मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इट्स ओके टू यू, ओके। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज। अब अगर हमने 3 तरह के रेवेन्यू डिस्कस कर लिए हैं तो अब 3 तरह के रेवेन्यू के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स भी होंगे। अब वो रिलेशनशिप ना हम 2 तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस के अंदर हम बनाने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। बट ऑन द कंडीशन दैट प्राइस और एआर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम है। प्राइस और एआर इज कांस्टेंट, वो फिक्स है, ठीक है। कैसे, एक मार्केट होती है जिसको हम नाम देते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। वो एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर क्या होता है, जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है,
ठीक है, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। आप अभी परफेक्ट कंपटीशन को ध्यान में मत रखिए, वो उसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। आप एक ऐसी शॉप की एग्जांपल ले लीजिए जिसके रेट फिक्स है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको अपने पापा की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पापा की शॉप है, मेरे पापा की शॉप पे रेट फिक्स है, मेरे पापा ने रेट नहीं चेंज करना, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, जो उन्होंने रेट कह दिया उन्होंने वही रेट लेना है। मैं कहूंगा अगर मैं अपने पापा की शॉप पे कोई चीज लेने जाता हूं तो मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो वो प्राइस फिक्स रखेंगे। वो कहते हैं चाहे तो आपने एक चीज लेनी है, चाहे दो लेनी है, चाहे तीन लेनी है, चाहे चार लेनी है, चाहे पांच लेनी है, अपना रेट फिक्स है। ठीक, तो रेट बिल्कुल फिक्स रहेंगे तो हम उस कंडीशन में लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पे क्या होता है, हम शोरूम्स में जाते हैं, वो कहता है कि अगर, तो वो ये कह रहा है कि मान लो जी आप वन शर्ट परचेज करें सो इट्स 50% ऑफ। अगर आप दो परचेज करते हैं देन इट्स 60% ऑफ, थ्री लेते हैं तो 70% ऑफ। अगर ऐसा हो रहा है ना, फिर प्राइस कांस्टेंट नहीं। वो कहते हैं आप जितनी मर्जी चीजें ले लो सभी पे 50% ही ऑफ है। मतलब क्या हो गया, अब आप जितनी मर्जी शर्ट खरीदो 50% ही ऑफ मिलेगा ना, है ना। तो क्या होगा इस केस में, प्राइस फिक्स हो गया ना। भी अगर मान लो उसके ऊपर 1000 का प्रिंट है तो आपको कितने की शर्ट पड़ेगी, 50% ऑफ करके 500 की। अब आप एक शर्ट लो तो भी आपको 500 की लगेगी, अगली शर्ट परचेज करो वो भी आपको 500 की पड़ेगी, अगली शर्ट परचेज करो वो भी आपको 500 की पड़ेगी। तो प्राइस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हम दो केसेस में रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टीआर, एमआर एंड एआर वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहली एग्जांपल लेने वाले हैं जहां पर प्राइस और एआर को हम कांस्टेंट लेंगे, दूसरी एग्जांपल लेंगे जहां पर हम प्राइस और एआर को कांस्टेंट नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मतलब क्या होगा, अब आप मान लो कि एक आप फ्रूट सेलर के पास गए, उसको बोला कि मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो बोलेगा एप्पल का रेट है 120 पर केजी। अब बोले अगर मैं 2 किलो ले लूं तो, अब सोचो अगर 1 kg एप्पल आपको 120 पर केजी में मिल रहा है और आप उसको बोलो कि चलो ऐसा करिए तो 2 किलो दे दे, क्या रेट लगाएगा, वो कहेगा अब मैं लगाऊंगा 140 रुपीज पर केजी। कैसा होगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट द डिमांड एस्पेक्ट। आप उसको बोल रहे हैं डिमांड कर रहा हूं मैं, पहले 1 किलो की कर रहा था अभी 2 किलो की कर रहा हूं। वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा अच्छा 2 किलो करोगे फिर मैं आपको ना 100 रुपये लगा दूंगा। आप बोले 4 किलो लो तो, अब वो क्या कहेगा 4 किलो पे कहता है 90 लगा दूंगा। मतलब इसमें जैसे जैसे एक कस्टमर डिमांड ज्यादा करेगा क्या होगा, प्राइस जो है वो कम होगा, क्योंकि प्राइस कम होगा तो ही डिमांड ज्यादा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो दो केसेस ही बन सकते हैं, तीसरा केस नहीं बन सकता। ये नहीं हो सकता कि आप इधर से डिमांड ज्यादा करो तो उधर से प्राइस भी बढ़ता जाए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ दो केसेस के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर एंड टीआर डिस्कस करेंगे, जिसमें एक में क्या होगा, आउटपुट जितनी मर्जी सेल कर लीजिए प्राइस कांस्टेंट रहेगा। दूसरे केस में हम बात करेंगे कि आउटपुट आप जैसे 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 ज्यादा सेल करेंगे, अब एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर आप सेल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो बायर है वो परचेज भी तो कर रहा है। अगर वो बायर आपसे ज्यादा आउटपुट ले रहा है, इसका मतलब वो डिमांड क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है ना। वो डिमांड तब ज्यादा करेगा जब आप प्राइस कम करेंगे। एक में क्या होगा, हम आउटपुट रखेंगे उसके सामने प्राइस को कांस्टेंट रख लेंगे। एक में क्या होगा, हम आउटपुट करेंगे पर हर बार प्राइस पहले से कम रखेंगे, ज्यादा रखने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो दो केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां पे आउटपुट क्या, आउटपुट 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो यहां पे हमारे पास है प्राइस, तो हम मान लेते हैं कि प्राइस फिक्स है और वो 10 रुपए का है। ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अब आपने करना है टीआर, एआर और एमआर, यही चीजें कैलकुलेट करनी है। तो करो, देखो प्राइस जो है वो 10 रुपए का है। अब रेवेन्यू किसको होना है, रेवेन्यू होना है सेलर को। अब उसने तो कोई यूनिट ही सेल नहीं किया, आउटपुट सोल्ड। ठीक, उसने कोई आउटपुट सेल नहीं की, 10 रुपए में अभी तो कोई चीज नहीं बेची, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 0। ठीक है, वाई, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट सोल्ड। 10 रुपए का रेट है, 1 यूनिट सेल किया, कितने पैसे मिलेंगे, 10।
₹10 का रेट है, 2 यूनिट सेल किए कितने मिलेंगे? 20। ₹10 का रेट है, 3 यूनिट सेल किए कितने मिलेंगे? 30। ₹10 का रेट है, 4 यूनिट सेल किए कितने मिलेंगे? 40। ₹10 का रेट है, 5 यूनिट सेल किए कितने मिलेंगे? 50। हो गया ना? अब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये तो सेम ही होता है, सो ये तो सेम ही हो गया, 10 10 10 10 10 और 10। ठीक, अब आपने मार्जिनल कैलकुलेट करना है, तो मार्जिनल तो एक और पे होता है, तो अभी तो यहाँ पे तो एक भी नहीं करा, क्या हो गया? डैश। ठीक, अब देखो 1 पे कितना? 10। क्यों? क्योंकि देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट्स अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। पहले टोटल रेवेन्यू कितना था? 0। अभी कितना है? 10। तो कितने का चेंज आया? 10 का। तो मार्जिन कितना? 10। अब 1 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 10 था, 2 यूनिट पे कितना है? 20। एक और यूनिट सेल किया तो टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया? पहले 10 था, अभी 20 है, तो कितने का चेंज आया? 10 का। फिर 2 यूनिट पे 20 था, 3 पे हो गया 30, एक यूनिट और सेल किया, टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया? 10 का। तो मार्जिन कितना हो गया? 10। 3 पे 30 था, एक यूनिट और सेल किया, 4 पे आ गए, अब हो गया 40, कितने का चेंज आया? 10 का। फिर 4 पे 40 था, एक यूनिट और सेल किया, 5 पे आए, ये 40 से 50 हो गया, कितने का चेंज आया? 10 का। तो दिस इज योर मार्जिन रेवेन्यू। क्लियर? ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आप 10 नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहेंगे कि TR डिवाइडेड बाय आउटपुट है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखना है, वो भी लिख सकते हो, 10 लिखना है 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पे सही होगा। अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं इसकी डायग्राम। डायग्राम में हम वैसे ही दो डायग्राम्स बनाएंगे। जो हमारी ऊपर वाली डायग्राम होगी वो होगी टोटल रेवेन्यू के लिए। ये मैं बहुत बार आगे भी क्लियर कर चुका हूं कि हम दो डायग्राम्स क्यों बनाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा होती हैं। देखिए अब टोटल रेवेन्यू हमें जाना है 50 तक, और अगर हम एवरेज और मार्जिन जाए वहां पे हमें जाना है सिर्फ 10 तक, तो हम एक ही डायग्राम में अगर दोनों बनाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम टोटल के लिए डायग्राम अलग बनाते हैं और एवरेज और मार्जिनल के लिए जो डायग्राम्स हैं वो हम अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज और मार्जिनल के लिए बना लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट और यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू और आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। डन। सो आउटपुट इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब डायग्राम क्या है? पैरेलल डायग्राम्स। सो पैरेलल डायग्राम्स में क्या, दोनों डायग्राम्स के जो यूनिट सोल्ड हैं वो क्या होने चाहिए? वो आमने सामने होने चाहिए। तो यहां पे आउटपुट सोल्ड, यहां पे भी आउटपुट सोल्ड। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, नाउ अब स्केल लेते हैं। पहले टोटल रेवेन्यू का 0 से लेके 50 जाना है, तो यहाँ पे 10 का स्केल बेटर रहेगा। 10 20 30 40 एंड 50। ओके, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 10 पे जाना है, तो दो स्केल ले लेते हैं, 5 का स्केल ले लेते हैं, एक 5 और एक 10। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे टोटल रेवेन्यू कर्व। 0 आउटपुट एंड टोटल रेवेन्यू 0, तो टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों? अगर आपने टोटल रेवेन्यू को दिखाना है और अगर आपने कोई आउटपुट ही सेल नहीं की है तो टोटल रेवेन्यू कहां से आएगा? तो टोटल रेवेन्यू कहां से शुरू होएगा? 0 से। उसके बाद 1 पे 10, सो 1 पे 10, तो मैं इसको ब्लॉक्स में दिखा देता हूं। 1 पे 10, 2 पे 20, सो 2 पे 20, सो दिस इज द बी पॉइंट, इसको ए बोल देते हैं। 3 पे 30, सो 3 पे 30, so this is C point। 4 पे 40, 4 पे 40, so this is the point D। and 5 पे 50, 5 पे 50, so this is your E point। डन? ठीक, तो अब इसको मिला दो। so this is your टोटल रेवेन्यू कर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल रेवेन्यू जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों जा रही है, इसके पीछे भी लॉजिक है।
और वो लॉजिक क्या है वो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम टोटल रेवेन्यू के साथ साथ एवरेज और मार्जिन भी बना लेंगे ना, आपको इसका लॉजिक समझाएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। तो जीरो पे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो देखो, अब चाहे तो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, एवरेज रेवेन्यू 10 10 10 10 10। वैसे ही चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, सभी के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना 10 10 10 10 10। मतलब इस केस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो है वो क्या होंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगे। दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज आल्सो योर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी ये क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे। कितना रहेंगे, 10। सो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड योर मार्जिन रेवेन्यू कर्व। डन। अब आ जाओ रिलेशनशिप पे। अब रिलेशनशिप देखेंगे तो अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो हम पहले रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन टीआर एंड एमआर, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको एक टोटल रेवेन्यू देखना है और एक मार्जिन रेवेन्यू देखना है, ये दो कॉलम्स देखने हैं। तो कॉल रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है पहला रिलेशन तो ये है कि एम आर क्या है, एम आर है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। यही होता है, एम आर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट रिलेशन ये बना कि एम आर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर। ठीक, सो एम आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर। अगर आपको अगर टोटल रेवेन्यू पता नहीं होगा तो मार्जिनल कहां से निकलेगा, क्योंकि मार्जिनल क्या है, इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो आपको टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे भी कितने कितने का चेंज आया। हम देखेंगे लो जी 10 का चेंज आया, फिर 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 10 का चेंज आया। तो हर बार 10 10 10 10 10 का चेंज आ रहा है, तो हर बार मार्जिन में कितना है 10 10 10 10 10। अगर टोटल पता होएगा तो ही तो मार्जिन निकलेगा। तो पहली बात यही कि एम आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर। नंबर 2, अब क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू टी आर। अब मुझे इतना पता है कि मैंने पहला यूनिट सेल किया तो मेरे टोटल रेवेन्यू में 10 का चेंज आया। अभी तक मैंने कोई यूनिट सेल नहीं किया था, मैंने एक यूनिट सेल किया तो मुझे ये कहा गया कि तेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो 10। अब मुझे इतना पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू में चेंज। तो मुझे पता लगा कि मेरे मार्जिनल रेवेन्यू अगर 10 है तो इसका मतलब मेरे टोटल रेवेन्यू में 10 का चेंज आया। अभी तो मैंने एक ही यूनिट सेल किया है ना, जब तक मैंने कुछ सेल ही नहीं किया था मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था 0। अब उसमें 10 का चेंज आया, मतलब अभी मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है 10। तो 1 यूनिट पे मेरा टोटल रेवेन्यू 10 है। ठीक, मेरे को ये कहा गया अच्छा जब तुमने दूसरा यूनिट सेल किया ना तो तेरे टोटल रेवेन्यू में 10 का चेंज और आया, इसका मतलब तेरा मार्जिनल 10 है। मैं कहूंगा 10 रुपीज तो मेरे पास पहले थे, अब 10 का चेंज और आ गया, तो अब इसका मतलब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 20। सो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होएगा, अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर देते हैं। देखो 10 पे 10, 10 और चेंज किया तो 20, 10 और चेंज किया 30, 10 और चेंज किया 40, 10 और चेंज किया 50, तो हो गया। ठीक, नंबर 3, मैं रिलेशनशिप सिर्फ इस टेबल के बेसिस पे बना रहा हूं। जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि एवरेज रेवेन्यू जो है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। जब दूसरा टेबल बनेगा जिसमें एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं होगा तो रिलेशन कुछ और होगी। ठीक है, द क्या हो रहा है, व्हेन एम आर इज कांस्टेंट, देख लो एम आर कांस्टेंट है 10 10 10 10 10, देन क्या हो रहा है, देन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। अब देख लो, पहले तो मैं पार्ट्स में कराऊंगा, एम आर कांस्टेंट है, देखो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 10 20 30 40 50 इंक्रीज हो रहा है। किस पे, एट एन कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट। व्हाई, because MR is what? MR is the change in total revenue.
ध्यान से सोचो, जब मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कराया था, मैंने क्या कहा था, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। सो वो कहते हैं जो मार्जिनल है वो तो कांस्टेंट है, अगर मार्जिनल कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टोटल कांस्टेंट है। अब ध्यान से सोचो, वो कहते हैं चेंज इन टोटल कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो टोटल के अंदर चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पे आ रहा है, मतलब हर बार टोटल कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि टोटल कांस्टेंट है, वो कहता है मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, इट मींस द चेंज इन टोटल इज कांस्टेंट। ध्यान से, चेंज इन टोटल इज कांस्टेंट, मतलब जो टोटल में चेंज है वो कांस्टेंट रेट पे आ रहा है, ये नहीं कि टोटल कांस्टेंट है, मैंने कहा चेंज इन टोटल इज कांस्टेंट, मतलब टोटल जो है वो कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगा। जैसे पहले अगर ये 10 है तो टोटल कितने पे चेंज हो रहा है, 10 पे, फिर 10 है तो फिर 10 चेंज हुआ, फिर 10 चेंज हुआ, फिर 10 पे चेंज हुआ, फिर 10 पे चेंज हुआ। अब टोटल जो है वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब नंबर 4 चेक करो, नंबर 4 ये कहता है कि इफ TR is increasing at a constant rate, then TR curve is a 45-degree angle curve। देखो, अब अगर कोई कर्व जो है वो 45 डिग्री पे जा रही है, ये देखो मैंने कहा था ना बिल्कुल कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब 45 डिग्री। कैसे, देखो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो हमने ये एंगल बनाया ये 90 डिग्री का बनाया। अब इसको ग्राफ पेपर पे बना के देखिएगा, 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या होता है। अब मैंने क्या किया, अगर सपोज करो, अब मैंने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने इधर एक ब्लॉक को 1 लिया, तो मैं स्केल ले रहा हूं ग्राफ पेपर पे। आप इसको ग्राफ पेपर पे बना के देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक था उसको मैंने 1 सपोज किया, ठीक है। सो फर्स्ट ब्लॉक 1, सेकंड ब्लॉक 2, थर्ड ब्लॉक 3, फोर्थ ब्लॉक 4 एंड फिफ्थ ब्लॉक 5, हर ब्लॉक 1 1 का। तो हर ब्लॉक के अंदर 10 लाइंस हैं, मतलब 10 लाइंस कितने की हो गई, 1। अगर मैं y एक्सिस पे आया, y एक्सिस पे मैंने हर ब्लॉक को 10 का सपोज कर दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट ब्लॉक 10, अगला ब्लॉक 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, सो 10 20 30 40 50, यानी हर ब्लॉक के अंदर 10 लाइंस, और 10 लाइन से 10 की मतलब हर लाइन 1 की, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब ब्लॉक इधर मैं 1 गया क्योंकि मुझे 1 जाना है, इधर मैं गया 10, तो इधर मैं कितने ब्लॉक जाऊंगा, अब इधर मैंने हर एक ब्लॉक को 10 का सपोज किया हुआ है, तो इधर भी एक ही ब्लॉक जाऊंगा ना, इधर एक ब्लॉक गया तो इधर भी एक ब्लॉक, इधर 2 ब्लॉक गया इधर भी 2, इधर 3 गया तो इधर भी 3, इधर 4 गया तो इधर भी 4, इधर 5 गया तो इधर भी 5, मतलब जितना मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं उतना ही मैं वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, मतलब एक्स एक्सिस में चेंज, वाई एक्सिस में चेंज, दोनों सेम। अगर दोनों में सेम है तो क्या होगा, ये जो आपका एंगल है 90 डिग्री का, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और अगर आपने 90 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 फॉर द वाई एक्सिस एंड 1 फॉर द एक्स एक्सिस, तो 2 इक्वल पार्ट्स कब हो सकते हैं, सिर्फ एक ही केस में, जब क्या हो, जब 45 डिग्री के एंगल बने और कोई केस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अब एक चीज और देखो, हम कहते हैं कि अगर हमें किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी है, किसी भी कर्व की स्लोप कैसे होती है, मैंने कॉस्ट में भी कराया था, इट्स इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। सो देखो ए टू बी स्लोप निकालनी है, तो ए टू बी जब आप गए तो आप वर्टिकली वाई एक्सिस पे 10 से 20 पे गए, ठीक है, 10 से 20 पे गए तो मतलब कितने का चेंज आया, 10 का। आप यहां पे y एक्सिस पे क्या लेके चल रहे हो, टोटल रेवेन्यू ना, तो आपके टोटल रेवेन्यू में पहले आप 10 पे थे, अभी आप 20 पे हो, तो कितने का चेंज आया, 10 का। जो टोटल रेवेन्यू में क्या आया, चेंज, तो टोटल रेवेन्यू में चेंज क्या होता है, मार्जिनल ना, सो दिस इज योर चेंज इन टोटल रेवेन्यू, विच इज कितना है, 10। और जब आप x एक्सिस पे गए,
आप पहले A टू B गए तो A पे आप 1 पे थे, B पे आप 2 पे हो, तो कितना चेंज है 1 का। सो 1 क्या है, ये तो आपके आउटपुट में एक चेंज है, तो ये क्या आ गया डेल्टा क्यू। सो किसी भी कर्व की स्लोप क्या होती है, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल क्या है, वर्टिकल है डेल्टा टी आर, हॉरिजॉन्टल क्या है डेल्टा क्यू। सो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू क्या होता है, ये तो एम आर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। सो दिस इज 10, दिस इज 1, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 10। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप के अंदर, मैं यहां पे लिखने वाला हूं नंबर 5, दैट इज द स्लोप ऑफ टी आर curve is always the MR. So this is our fifth relationship कि जो स्लोप ऑफ टीआर कर्व होगी, टोटल रेवेन्यू की जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। अब क्या, अब इस केस में तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो, टोटल रेवेन्यू की जो कर्व है उसकी स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आप जहां पर मर्जी स्लोप निकाल लो, आप 0 टू A निकाल लो, A टू B, B टू C, C टू D, D टू E, जहां मर्जी निकाल लो, आपकी स्लोप कांस्टेंट आएगी और कितनी आएगी, 10 आएगी। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। नेक्स्ट टाइम हम रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन AR एंड MR। एक तो ये करेंगे, एक हम फिर बात करेंगे दोबारा से TR MR AR की, उस केस में जब प्राइस या AR जो है वो कांस्टेंट नहीं होंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।